अच्छा बेटा, कल जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जो कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वो था थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर था। और थर्मोकेमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर हमने कल जो हमने पढ़ा था कि जो हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग होती है, मतलब बॉन्ड टूटने और बनने की एनर्जी होती है। और वहां से हम कैलकुलेट करते हैं कि जो नेट चेंज होगी वो क्या होगी। अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज हो जाती है और एनर्जी रिलीज होगी, जाहिर बात है बॉन्ड फॉर्मेशन भी जैसे। तो इसका मतलब है जो बॉन्ड बने हैं उनमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है और बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी कम यूज हुई है, तो रिएक्शन क्या होगा, हो जाएगा ओवरऑल एक्सोथर्मिक हो जाता है। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये होता है कि ब्रेकिंग अ बॉन्ड, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो जाती है और जो बॉन्ड बनते हैं उनमें एनर्जी कम रिलीज होती है, इसलिए रिएक्शन जो होता है ओवरऑल एंडोथर्मिक हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस पढ़े थे हमने, कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस कौन से प्रोसेस हैं। अच्छा, उसके बाद कल हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था वर्क भी पढ़ लिया था, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी हमने पढ़ लिया था। और फिर हमने ये भी पढ़ा था हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्यूवी। अच्छा, क्यूवी बराबर होता है डेल्टा ई के। बेटा, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितने भी सिस्टम को आप हीट सप्लाई करेंगे वो सारे के सारे डेल्टा ई में कन्वर्ट हो जाती है, वर्क नहीं होता है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर पिस्टन मूव नहीं करता है और चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाता है और वर्क भी जीरो हो जाता है। तो क्यूवी जो होता है वो डेल्टा ई के बराबर होगा। इसका मतलब जितने भी हीट सप्लाई करेंगे वो सारे के सारे डेल्टा ई में जाएगी, या डेल्टा ई जो होगा कन्वर्ट होगा क्यूवी के अंदर, मतलब हीट के अंदर, वर्क होगा नहीं। अच्छा, अब आते हैं, आज हम पढ़ते हैं एंथैल्पी। तो बेटा ये है थर्मल चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, या हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर आप कह सकते हैं उसको। बेटा ये है थर्मल चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा ये है क्या, ये थर्मल चेंज है किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पे, या हीट चेंज हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा हीट जो चेंज होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे, उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं एंथैल्पी। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय एच। इसको हम एच से लिखते हैं। बेटा इसको लिखा जाता है, इसका जो सिंबल है वो एच है, और फार्मूला क्या होगा इसका, एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। तो बेटा ये रिलेशनशिप है, देखो बेटा ये रिलेशनशिप है किसके दरमियान, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम के दरमियान। देखो बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी, ये एच एंथैल्पी है, ई इंटरनल एनर्जी है, अच्छा पी प्रेशर, एंड वी क्या है, वॉल्यूम। तो बेटा ये रिलेशनशिप है एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम के दरमियान। तो इसका मतलब है एंथैल्पी जो वो सम है किसका,
internal energy and product operation volume. तो enthalpy is sum. तो एंथैल्पी बेटा सम है किसका? इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लीकेशन को बेटा, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लीकेशन। किसकी मल्टीप्लीकेशन? प्रेशर और वॉल्यूम की। तो इंटरनल जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, अब हमने प्रूव करना है बेटा, हमने क्या करना है? अच्छा, एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन। बेटा एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। बेटा ये इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगी, डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। पाथ पे डिपेंड नहीं करती है बेटा, जो एंथैल्पी है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, वे पे डिपेंड नहीं करेगी। मेथड कोई भी अप्लाई कर दें, किस तरीके से भी चेंज लाएं, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन सेम होगा। देखो आपने पढ़ा था हेस लॉ के अंदर, आपको मैं पढ़ाऊंगा, जो कहता है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी सेम विद द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और सेवरल स्टेप्स। चाहे रिएक्शन एक ही स्टेप के अंदर हो जाए, चाहे सेवरल स्टेप्स के अंदर हो, तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? सेम होता है। क्योंकि एंथैल्पी जो वो स्टेट फंक्शन है, वे पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पे, इनिशियल पे और फाइनल पे डिपेंड करता है ये। ठीक है। और साइक्लिक प्रोसेस की चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी? जीरो होगी। बेटा साइक्लिक प्रोसेस है ना, जहां से शुरू किया था हमने वापस उसी पे आएंगे हम। बेटा जहां से शुरू किया वापस उसी पे आएंगे, तो उसका मतलब है जो चेंज इन एंथैल्पी होगा, नेट चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा? जीरो होगा साइक्लिक प्रोसेस में। तो डेल्टा एच साइक्लिक जो होगा क्या होता है? जीरो होता है। क्योंकि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, जहां से स्टार्ट किया था वहीं से वापस आएंगे। बेटा जहां से आपने स्टार्ट किया उसी ओरिजिनल पोजीशन वापस आएंगे, तो इसका मतलब है एंथैल्पी में कोई चेंजिंग नहीं होगी, एंथैल्पी में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। नेट चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है। अच्छा, एब्सोल्यूट एंथैल्पी आप मेजर नहीं कर सकते बेटा, एब्सोल्यूट एंथैल्पी को आप मेजर नहीं कर सकते। आप चेंज एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हो। आप कैलकुलेट क्या कर सकते हो? चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो मैंने साइकिल का लिखा है। ठीक है। आप चेंज इन एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा एच की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन एंथैल्पी
जो एंथैल्पी के अंदर चेंजिंग आएगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा आप डेल्टा एच की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा एच की जो वैल्यू है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन एंथैल्पी, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, चेंज इन एंथैल्पी फाइनल। और अच्छा, तो डेल्टा एच होगा H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, डिफरेंस का पता चल जाएगा बेटा। जो डेल्टा एच है वो है H2 माइनस H1। अब हमने प्रूव करना है, देखो हमने प्रूव क्या करना है, QP इज इक्वल टू डेल्टा एच। बेटा क्या प्रूव करना है हमने कि QP किसके बराबर है, डेल्टा एच के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा ये प्रूव करना है हमने। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा था बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा है कि QP जो है ये बराबर होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। बेटा QP किसके बराबर है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। देखो QP बराबर है डेल्टा ई और दूसरा क्या है, पी डेल्टा वी। अच्छा, डेल्टा ई से मुराद क्या है, E2 माइनस E1। बेटा देखो डेल्टा ई से मुराद है E2 माइनस E1 और पी डेल्टा वी इसका मुराद है V2 माइनस V1। बेटा डेल्टा ई बराबर है E2 माइनस E1 के, फाइनल माइनस इनिशियल, और जो डेल्टा वी बराबर है V2 माइनस V1। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 प्लस PV2। बेटा ये होगा PV2 माइनस PV1, माइनस क्या हो जाएगा, PV1। ये PV2 और PV1। अच्छा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, E2 प्लस PV2। बेटा देखो ये E2 है और PV2 को साथ लिखने में कोई मसला नहीं है, इनको हम साथ लिख देते हैं। E2 और PV2 को हमने साथ लिखना है और E1 और PV1 को हमने साथ लिखना है। E1 माइनस PV1 इनको हमने साथ लिख दिया है। देखो E2 और PV2 को हमने साथ लिखा, E1 और PV1 को साथ लिखा। अब इसको हम एक ही ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, E2 प्लस PV2 एक ब्रैकेट के अंदर माइनस E1 और प्लस PV1 इनको एक ब्रैकेट के अंदर। अच्छा ये देखो अगर इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, बेटा इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस बीच में कॉमन निकल गया। अच्छा अब देखो आप लोगों को पता है कि एंथैल्पी जो है बेटा ये QP है। अब में पता है कि एंथैल्पी जो H है बेटा H बराबर होता है E प्लस PV। किसके बराबर होता है, E प्लस PV के बराबर होता है। अच्छा और तो डेल्टा H किसके बराबर होगा, बेटा जो डेल्टा H होगा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा H बराबर होगा डेल्टा E। बेटा डेल्टा H किसके बराबर होगा, डेल्टा E प्लस डेल्टा PV। ठीक है, दोनों का आगे डेल्टा लगा देंगे। ठीक है, अच्छा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं
डेल्टा पीवी मतलब, या अच्छा दूसरा इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ। बेटा डेल्टा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पीवी के साथ। जब डेल्टा को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इस तरह हो जाएगा जवाब हमारा, डेल्टा ई होगा, एक जवाब होगा डेल्टा पीवी, और एक जवाब हमारा आ जाएगा पी डेल्टा वी। अच्छा अब देखो डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन प्रेशर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रेशर में चेंज आएगी भी नहीं। बेटा देखो प्रेशर के अंदर चेंज आएगी भी नहीं, ठीक है। डेल्टा पी का मतलब है डेल्टा पी वी, इधर आपको बता दे तो डेल्टा पी वी, डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्रेशर। तो डेल्टा पी तो आपको होता है, डेल्टा पी तो जीरो होता है। बेटा डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, कांस्टेंट प्रेशर की वजह से। इसलिए ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। बेटा डेल्टा पीवी वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, मैं बता देता हूं आपको। देखो डेल्टा पीवी वाला फैक्टर जीरो हो जाता है। क्यों जीरो होता है, इसलिए कि डेल्टा पी का मतलब है चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में चेंजिंग, वो तो है जीरो। और जब जीरो को इसके साथ वी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला जो फैक्टर है जो हम इसको लिख रहे थे हम डेल्टा पी, ये जीरो हो जाएगा। ये फैक्टर जीरो होगा, ठीक है। तो डेल्टा एच किसके बराबर होगा बेटा, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अच्छा अब देखो इस यहां पे आ जाते हैं, इसको देखते हैं हम। देखो अगर मैं लिख दूं H2, तो देखो H बराबर होता है E प्लस पीवी के, तो H1 बराबर होगा, ओ सॉरी बेटा देखो H बराबर है E प्लस पीवी के। अगर मैं लिख दूं H1, इधर देखो H1 तो होगा E1 प्लस पीवी1। पीवी1 क्यों लिखता हूं मैं, क्योंकि जो प्रेशर के अंदर चेंजिंग आएगी नहीं, आएगी वॉल्यूम के अंदर चेंजिंग, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। H2 E2 प्लस पीवी2 होगा। इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगा, मगर प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो अब देखो यहां पे एक फैक्टर लगा हुआ है, इधर देखो, इसको देखो आप लोग, ये E2 प्लस पीवी2 है। इधर देखो बेटा, ये E2 प्लस पीवी2 ये बराबर है H2 के, और ये E1 प्लस पीवी1 है H1 के। तो H2 में से H1 जाएगा, जवाब आएगा डेल्टा H। तो प्रूव हो गया कि QP बराबर होता है डेल्टा H के। बेटा प्रूव हो गया कि QP बराबर किसके होता है, डेल्टा H के बराबर होता है QP। तो देखो QP बराबर हो गया डेल्टा H। इसका मतलब है जहां पे हम QP लिखते हैं वहां पे हम डेल्टा H लिख सकते हैं। बेटा जहां पे हम QP लिखते हैं वहां पे हम डेल्टा H लिख सकते हैं। तो जो फसला का फार्मूला है कि QP बराबर होता है डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हो डेल्टा H भी बराबर होता है डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, लिख सकते हैं हम। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि QP किसके बराबर है, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V के बराबर है। तो QP और डेल्टा H दोनों बराबर हैं, QP और डेल्टा H दोनों क्या हैं, जैसे QV डेल्टा E के बराबर है। बेटा QV डेल्टा E के बराबर है, इससे QP डेल्टा H के बराबर हो जाता है। QP किसके बराबर हो जाता है, डेल्टा H के। प्रूव हो गया। देखो E2 प्लस P2 ये H2 है, ये H2 है। तो E2 प्लस PV2 बेटा ये H2 हो गया, और E1 प्लस P1 H1 हो गया। H2 में से H1 जाएगा डेल्टा H। तो प्रूव हो गया कि QP बराबर होता है डेल्टा H के।
और फर्स्ट लॉ की जो इक्वेशन है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे क्यूपी बराबर है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, तो इसको हम इससे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग, अच्छा, फॉर आइडल गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बेटा आइडल गैस में पीवी किसके बराबर होता है? एनआरटी के बराबर होता है। पीवी बराबर होता है एनआरटी के, ठीक है। तो पी डेल्टा वी बराबर होगा डेल्टा एन आरटी के बराबर होगा। बेटा पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम, ये बराबर होगा डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन आर टी। तो जो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन थी ये कि भाई डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, बेटा लिक्विड और सॉलिड के लिए, जाहिर लिक्विड सॉलिड के लिए क्या होता है, वॉल्यूम में चेंज आएगी नहीं, वॉल्यूम में कोई खास चेंज आएगी नहीं, क्योंकि लिक्विड सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, वॉल्यूम में कोई खास तब्दीली नहीं आती है। वॉल्यूम में जो खास तब्दीली आती है वो गैसेस में होती है, गैसेस के वॉल्यूम चेंज होते हैं, गैसेस के अंदर ज्यादा एक्सपेंशन होती है, कंट्रैक्शन होती है। बेटा जो एक्सपेंशन होती है, कंट्रैक्शन होती है, ज्यादातर किसके अंदर होती है, गैसेस के अंदर होती है, जिसके अंदर वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आती है। लिक्विड सॉलिड के लिए वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगी। फॉर लिक्विड एंड सॉलिड, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम जब चेंज नहीं होगा तो पी डेल्टा वी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। बेटा वॉल्यूम में चेंज ही नहीं होगी ना, वॉल्यूम में कोई खास तब्दीली नहीं आएगी। देखो लिक्विड सॉलिड के लिए वॉल्यूम में कोई खास तब्दीली आएगी भी नहीं। आप पढ़ा कि लिक्विड सॉलिड में अगर हम हीट भी देते तो भी इतने वॉल्यूम उनके चेंज नहीं होते हैं, गैसेस के वॉल्यूम ज्यादा चेंज होते हैं, गैसेस के वॉल्यूम में ज्यादा चेंजिंग होती है, एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन ज्यादा गैसेस में होती है। इसलिए अगर इस फैक्टर को आप जीरो के बराबर कर देंगे, इस फैक्टर को क्या करेंगे आप जीरो के बराबर कर देंगे, तो डेल्टा एच किसके बराबर होगा, डेल्टा ई के बराबर होगा। बेटा डेल्टा एच किसके बराबर होगा, डेल्टा ई के बराबर हो जाएगा। किसके लिए, लिक्विड सॉलिड के लिए, लिक्विड और सॉलिड के लिए। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम भी है, अच्छा बेटा एग्जाम्पल है इसके अंदर, वो करवा देता हूं आपको मैं, और पेज आपको मैं बता देता हूं, 201 पेज पर है ये, ठीक है। अच्छा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन के हैं, 1 मोल ऑक्सीजन का है, और ये आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अच्छा 273 ऐड करेंगे, 373 केल्विन हो जाएगा। अच्छा प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, ये आपस में कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 2 मोल बनाते हैं गैसेस वाटर के। और जो
डेल्टा एच की वैल्यू है जो हीट इवाल हुई है वो बेटा 484.5 किलो जूल है। अब कैलकुलेट करना है डेल्टा एच और डेल्टा ई फॉर 1 मोल ऑफ वाटर, गैसेस वाटर। फाइंड डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। क्वेश्चन मार्क है फॉर 1 मोल ऑफ गैसेस वाटर। तो बेटा इक्वेशन आपको दी गई है 2H2 प्लस O2, ये भी गैस है और ये गैसेस वाटर बना है। अच्छा अब देखो बेटा, आपको मालूम करना है डेल्टा एच के लिए 1 मोल के लिए, और ये वैल्यू 2 मोल्स की है। ये जो आपको वैल्यू मिली हुई है ना, ये वाटर के 2 मोल की है। आपको 1 मोल की निकाली तो उसको हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एच का जो यूनिट होता है वो किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, तो पहले आप निकालें एंथैल्पी। अब 1 मोल ऑफ गैसेस वाटर। तो बेटा ये देखें, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, मगर 2 मोल्स की वैल्यू है ये। इसमें देखो किलो जूल पर मोल नहीं लिखा हुआ, पर मोल होता तो 1 मोल की होती। पर मोल से मुरादी 1 मोल की है वैल्यू, मगर ये 2 मोल की वैल्यू आपको गिवन है। ये 484.5 किलो जूल जो है वो आपको 2 मोल की दी गई है। अब 1 मोल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू, ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ 1 मोल ऑफ गैसेस वाटर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देना। इसकी वैल्यू नेगेटिव की है, -484.5 किलो जूल डिवाइड करेंगे 2 मोल से, क्योंकि ये तो 1 मोल की मिलेगी, ये 2 मोल की है बेटा। ठीक है, 2 मोल ऑफ वाटर 2 से डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, -242.25 किलो जूल पर मोल। बेटा ये वैल्यू हो जाएगी किलो जूल पर मोल में। तो कभी कभी इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब देखो रिएक्शन में 2 मोल बन रहे हैं, के स्टीम के 2 मोल बन रहे हैं, वाटर वेपर्स के 2 मोल मिल रहे हैं। आपको 2 मोल की वैल्यू एंथैल्पी दी गई है, 2 मोल की हीट दी गई है, और एंथैल्पी का यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। बेटा एंथैल्पी का देखो यूनिट है किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल का मतलब है 1 मोल की। तो यहां पे सिर्फ कैलकुलेशन करनी क्या पड़ी आप लोगों को, ये 2 मोल की दी गई वैल्यू, 2 मोल गैसेस वाटर की दी गई वैल्यू, आपको 1 मोल की निकालनी थी। क्वेश्चन भी यही पूछा गया था, फॉर 1 मोल ऑफ गैसेस वाटर। 1 मोल ऑफ गैसेस वाटर के लिए डेल्टा एच की वैल्यू निकालें, डेल्टा ई की वैल्यू निकालें। बेटा डेल्टा एच की वैल्यू तो आपको मिल गई, ये डेल्टा एच की वैल्यू है। अब निकालना है डेल्टा ई की वैल्यू। ठीक है, तो फार्मूला तो पढ़ कर रहे हैं कि डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई प्लस बी डेल्टा वी, या इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो डेल्टा एच, क्योंकि ये सब गैसेस हैं। ये बेटा ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई
पी डेल्टा वी की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा इन आर टी हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो डेल्टा एच, तो इसका मतलब है आप ऐसा करें, आप पी डेल्टा वी की वैल्यू निकालें, डेल्टा इन आर टी की वैल्यू निकालें, डेल्टा इन आर टी की वैल्यू निकलने के बाद ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि क्या होगा। तो इसका मतलब है पी वी, बेटा पी डेल्टा वी बराबर है डेल्टा इन आर टी। अच्छा, डेल्टा इन का मतलब है चेंज इन मोल, बेटा डेल्टा इन है चेंज इन मोल। मोल में चेंजिंग, और डेल्टा इन होता है मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के जो मोल है उसमें से रिएक्टेंट के मोल माइनस करेंगे गैसेस के। बेटा प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल माइनस करते हैं हम 2, और रिएक्टेंट के कितने हैं 2 और एक 3 है। बेटा देखो प्रोडक्ट के 2 मोल हैं, डेल्टा इन कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। याद करो बेटा, डेल्टा इन जब भी आपको निकालना है तो प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल माइनस करते हैं हम। तो प्रोडक्ट के मोल 2 हैं और रिएक्टेंट के कितने 2 और एक 3, तो 2 में से 3 जाएंगे, जो आपके समय आएगा नेगेटिव का आएगा। अच्छा, तो डेल्टा इन की वैल्यू मिल गई आपको, डेल्टा इन की वैल्यू बेटा मिल चुकी है। आर आप लेंगे जोल वाला आर की वैल्यू, क्योंकि यहां पे समझे डेल्टा एच है, डेल्टा ई और वर्क है, ये पी डेल्टा वी का मतलब है ये वर्क है बेटा, पी डेल्टा वी वर्क को शो कर रहा है, ये पी डेल्टा वी का मतलब वर्क, तो जाहिर वर्क का यूनिट जो होगा वो जूल में आएगा। ठीक है, तो जो आर की वैल्यू लेंगे वो आप लेंगे जूल के अंदर 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये आर की वैल्यू, और टेम्परेचर आपको दिया गया है। अच्छा, तो अब आगे आते हैं, तो बेटा पीवी पी डेल्टा वी बराबर है डेल्टा इन आर टी। अब डेल्टा इन की वैल्यू क्या है -1, बेटा डेल्टा इन की वैल्यू क्या है -1 है। अच्छा, आर की वैल्यू कितनी है 8.314, ठीक है, ये जूल के अंदर है, याद कर लो। और टेम्परेचर कितना है, और टेम्परेचर है 373। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और इनके यूनिट भी लिख दो साथ में, ताकि आपको पता चले फाइनल यूनिट कौन सा आ रहा है। बेटा ये 1 मोल है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और टेम्परेचर कितना है 373 बेटा केल्विन के अंदर। अच्छा, अब आते हैं इनके यूनिट को, देखो ये आपस में कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और बाकी जवाब आ गया जूल के अंदर। इन तीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है -3100 जूल। बेटा ये जूल में है, अब इसको किलो जूल में तब्दील करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा -3.1 किलो जूल। तो ये वैल्यू आ गई किलो जूल के अंदर। अच्छा, ये वैल्यू आई है 2 मोल्स के लिए, बेटा देखो ये वैल्यू आई है 2 मोल के लिए, आपको 1 मोल की वैल्यू निकालनी है। बेटा ये 2 मोल्स की है, तो वैल्यू ऑफ पी डेल्टा वी
फॉर 1 मोल, बेटा 1 मोल के लिए वैल्यू क्या होगी? ये 2 मोल की बेटा वैल्यू है, ठीक है। 1 मोल के लिए क्या होगी? -3.1 किलो जूल को डिवाइड करेंगे किससे किस? उसको बेटा 2 से डिवाइड कर दो। अच्छा, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। -1.55 किलो जूल पर मोल। हाँ, अब आप डेल्टा आई निकाल सकते हो बेटा, अब आप डेल्टा आई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला ये है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो पी डेल्टा की वैल्यू मिल गई। अच्छा, और डेल्टा ई किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा ई जो होगा वो होगा डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। बेटा ये वैल्यू जाकर उधर माइनस हो जाएगी। तो अब डेल्टा एच की वैल्यू आपको मिली गई है। डेल्टा एच की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट कर ली थी, -242.25 माइनस 1.55। ये वैल्यू किसकी है? अच्छा वर्क, एक मिनट, माइनस फार्मूले का है बेटा ये वैल्यू किलो जूल पर मोल में, और इसकी जो वैल्यू पी डेल्टा वी की ये भी माइनस में है 1.55 किलो जूल पर मोल। तो -242.25 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे 1.55। अब इसका आंसर जो आएगा वो आ रहा है डेल्टा ई का 240.6 किलो जूल पर मोल। तो बेटा ये डेल्टा ई जवाब आ गया। तो इस तरह डेल्टा ई हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह हम डेल्टा ई की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और डेल्टा एच को भी। अब आते हैं एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर लिख दो भले बेटा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर लिख दो शॉर्टकट में। आर का मतलब है रिएक्शंस की एंथैल्पी। तो ये चेंज इन एंथैल्पी क्योंकि यहां भी हम चेंज निकालेंगे, हम चेंज इन एंथैल्पी हाँ बेटा इसका आंसर माइनस में आएगा। जवाब माइनस में आएगा क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है। अच्छा, तो देखो यह है चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में चेंजिंग, क्योंकि हम कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी है। डेल्टा एच की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चेंज इन एंथैल्पी व्हेन certain moles of reactant, बेटा certain moles of reactant as given in the balanced chemical equation
देखो सर्टेन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के सर्टेन मोल एज गिवन इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो गिवन है आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर गिवन है रिएक्ट कंप्लीटली टू फॉर्म प्रोडक्ट इन स्टैंडर्ड स्टेट। बेटा इन स्टैंडर्ड स्टेट से मुराद है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर फॉर गैस। ठीक है बेटा, देखो 125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो या 298 केल्विन हो, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गैस के लिए, और जो हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी या एंथैल्पी जो चेंज होगी उसको हम कहते हैं एंथैल्पी, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो इसका मतलब है कोई भी बेटा रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, कंबस्शन का रिएक्शन हो, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, उसके दौरान जो हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है तो उस हीट को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन सबके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रिएक्शन का कोई भी रिएक्शन हो। अब देखो इसके अंदर एक गिवन है रिएक्शन, ठीक है, कि भाई 2H2 और ये गैस है, हाइड्रोजन होती नॉर्मली गैस फॉर्म में है। अब देखो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट एटॉमिक स्टेट में नहीं हो, ये इसका मतलब है हाइड्रोजन इस तरह न लिखी हो 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये गलत है। प्लस ऑक्सीजन गैस का 1 मोल, ऐसे नहीं लिखा हो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये नहीं है। मतलब जो भी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर हो। बेटा एलिमेंट या कंपाउंड किस फॉर्म में हो, जो उसकी नॉर्मल स्टैंडर्ड स्टेट है उसके अंदर हो। तो आपको पता है हाइड्रोजन आपको एटॉमिक फॉर्म में तो नॉर्मली नहीं मिलता, हाइड्रोजन मिलती है नॉर्मली मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो उसको एटॉमिक फॉर्म में लिखना गलत है। ऑक्सीजन हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है तो ऑक्सीजन को भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमने लिखना है, एटॉमिक फॉर्म में लिखना गलत है। और ये मिलकर क्या बनाते हैं, 2 मोल वाटर का बना लेते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में है। तो इस तरह अगर लिखोगे आप लोग तो बेटा ये गलत हो जाएगा। क्यों क्यों गलत होगा, इसलिए कि नॉर्मली हमें हाइड्रोजन जो मिलती है वो गैस वाले फॉर्म में है। इसका मतलब है एलिमेंट का भी हमें ध्यान रखना है कि एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट्स कौन सी हैं जिसके अंदर वो नॉर्मली मिलते हैं, वो आपको स्टेट मेंशन करनी है। मतलब नॉर्मली हमें हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं होती, इसलिए इसको मैंने गलत कर दिया। हालांकि ये भी हाइड्रोजन के 4 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, मिलकर वाटर के 2 मोल बन रहे हैं, मगर ये क्वेश्चन गलत है, ये रिएक्शन गलत है। इसका मतलब है जो आप एलिमेंट लें या कंपाउंड हो वो स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर हो, स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर हो। हाँ, तो अब इसकी जो वैल्यू होगी डेल्टा एच की, अच्छा डेल्टा एच की वैल्यू होगी पर मोल के हिसाब से होती है बेटा। भले इसके अंदर 2 मोल बने तो आपको जो दी गई वो पर मोल के हिसाब से दी गई है। 285 माइनस 285.8 किलो जूल। तो अब देखो ये सिंध की बुक में बेटा जो उसकी वैल्यू दी गई 286 देते हैं, वो राउंड ऑफ करके दी गई वैल्यू। अच्छा पंजाब उनकी फेडरल की बुक में कुछ और रिएक्शंस भी हैं बेटा, फेडरल की बुक में कुछ और रिएक्शंस भी हैं, वो अभी आपको मैं देखा।
अच्छा, फेडर की बुक में कुछ और रिएक्शंस भी हैं, कंबस्शन रिएक्शन। देखो, मीथेन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और बन रहा है CO2 गैस, और दूसरा क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो बेटा ये भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। मतलब जितने भी रिएक्शंस हैं उनको आप एंथैल्पी रिएक्शन तो सबको बोल सकते हैं, मैं बता देता हूं बेटा, जितने भी रिएक्शंस हैं, ठीक है, मगर शर्त है वो स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर हो, उनको हम कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, -890.4 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो बेटा ये इसको सबको हम एंथैल्पी रिएक्शन कहेंगे। अच्छा, ये एसिड ACl प्लस बेस NaOH, नॉर्मली हम इनको एक्वियस सॉल्यूशन में हम लेते हैं बेटा, नॉर्मली इनका एक्वियस सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। तो एसिड और बेस मिलकर बन गया साल्ट NaCl, ये भी एक्वियस सॉल्यूशन में होगा। दूसरा बनेगा वाटर लिक्विड फॉर्म में, और डेल्टा एच की वैल्यू है -57.4 किलो जूल पर मोल। वैसे इसको हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मगर हीट ऑफ रिएक्शन में ये भी आ जाएगा। तो बेटा हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन की हीट। देखो, हीट ऑफ रिएक्शन से मुराद है रिएक्शन की हीट, जिसमें सर्टेन मोल्स रिएक्टेंट के रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं आपस में, और क्या बनाते हैं, वो प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, उसमें से जो हीट रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी, इसको हम कहेंगे हीट ऑफ रिएक्शन। अब आते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन पे। बेटा ये तो हो गया हीट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको मैं, साइन ऑफ डेल्टा एच के हवाले से। इफ साइन ऑफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, बेटा अगर साइन डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा बेटा, जिनमें भी देखो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। हीट इज गिवन आउट बाय सिस्टम। सिस्टम हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा बेटा, सिस्टम क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में पहले सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, उसके बाद सिस्टम रूम टेम्परेचर पे आ जाता है हीट को रिलीज करके, और सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस। देन रिएक्टेंट, बेटा जो एंथैल्पी प्रोडक्ट की होगी वो कम होगी रिएक्टेंट से, क्योंकि हीट रिलीज हो जाएगी। और डेल्टा एच की वैल्यू इससे निकालते हैं। बेटा प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम होगी, प्रोडक्ट की फार्मूला यही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का, कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस करते हैं हम। अब कम वैल्यू में से ज्यादा वैल्यू माइनस करेंगे तो जवाब तो नेगेटिव का आएगा। इसको भी देख लो, बेटा ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, देखो
और ये प्रोडक्ट है, तो देखो प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है। देखो बेटा प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है। देखो एंथैल्पी रिएक्टेंट की क्या है, ज्यादा है, और प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या है, कम है। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव आएगी। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। एक्सोथर्मल रिएक्शन होगा ये। ठीक है। तो इन एक्सोथर्मल रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स लेस। एक्सोथर्मिक में बेटा प्रोडक्ट की एंथैल्पी लेस होगी रिएक्टेंट से, क्योंकि वो हीट रिलीज हो जाती है। हीट क्या हो जाती है, सराउंडिंग की तरफ रिलीज हो जाती है। सिस्टम हीट रिलीज कर देता है, इसलिए सिस्टम की जो एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम हो जाती है। अच्छा, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव। बेटा डेल्टा एच के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है। हीट इज एब्जॉर्ब। हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन रिएक्टेंट। एंथैल्पी प्रोडक्ट की क्या होगी, ज्यादा होगी बेटा। जो एंथैल्पी प्रोडक्ट की होगी वो ज्यादा होगी रिएक्टेंट से, और डेल्टा एच का फार्मूला ये बन जाता है। एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी रिएक्टेंट। जवाब पॉजिटिव क्या आ जाता है, पॉजिटिव का क्यों जवाब आ जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है। बेटा प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है, उसमें से रिएक्टेंट की माइनस करते हैं। अगर ज्यादा वैल्यू में कम वैल्यू माइनस करोगे तो जवाब प्लस का आएगा। इस तरह होता है देखो। ये रिएक्टेंट है, देखो ये प्रोडक्ट है। तो बेटा प्रोडक्ट की एंथैल्पी देखो ज्यादा है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है। तो इन एंडोथर्मल रिएक्शन एंडोथर्मल रिएक्शन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, देन सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग। सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा, एंड फाइनली टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीज।
ठीक है बेटा, एंडोथर्मल रिएक्शन में क्या होता है, सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाता है, सिस्टम कूल हो जाता है, फिर वो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करते हैं कहां से, सराउंडिंग से। सिस्टम रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, सिस्टम आ जाता है रूम टेम्परेचर पे, मगर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर वो डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, इन एक्सोथर्मल रिएक्शन ठीक है, एक्सोथर्मल रिएक्शन में क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज। सिस्टम का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। जो वेस्ट सेल होगी वो हॉट हो जाएगी, देन सिस्टम रिलीज हीट टुवर्ड्स सराउंडिंग। उसके बाद सिस्टम क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा सराउंडिंग की तरफ। एंड फाइनली टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीज। फाइनली सराउंड का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। फाइनली जो सराउंडिंग का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सिस्टम वापस रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। सिस्टम हीट को रिलीज करके वापस रूम टेम्परेचर पे आएगा, और वो हीट रिलीज करेगा सराउंडिंग तरफ, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, अब आते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप कह सकते हो। डेल्टा एच फॉर्मेशन ये द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज, अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज से मुराद बेटा हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज, इसलिए मैंने चेंज का लफ्ज लिखा है। तो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जब 1 मोल सब्सटेंस का बनता है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम, 1 मोल सब्सटेंस का बनेगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। देखो ये जरूरी है, उसके एलिमेंट से बनना चाहिए। सब्सटेंस का 1 मोल बने मगर उसके बने एलिमेंट से। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। (25°C) या 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये सिर्फ गैसेस के लिए होता है। तो उसका मतलब है सब्सटेंस का 1 मोल बनेगा बनेगा उसके एलिमेंट से, और जो हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी उस हीट को हम कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो अब देखो कार्बन सॉलिड में है, प्लस ऑक्सीजन गैस, और ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड बन किससे रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बना है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बना उसके एलिमेंट से। और डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, -393.5 लिखी हुई है। किसी बुक में सिंध की बुक में 394 लिखी हुई है वैल्यू।
बेटा सिंध की बुक में वैल्यू 394 है किलो जूल पर मोल। तो ये क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन है, किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। कहां से? उसके एलिमेंट से। कार्बन डाइऑक्साइड उसके एलिमेंट से बना है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से बनता है तो बेटा ये स्टैंडर्ड नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्यों स्टैंडर्ड नहीं है? क्योंकि ये कंपाउंड से आगे कंपाउंड बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है, उसी से कंपाउंड बन रहा है, तो इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर नहीं है। स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर ये भी है कि 1 मोल बनना चाहिए। अब देखो नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन गैस के बन रहे अमोनिया के 2 मोल, मगर ये भी सही नहीं है। क्यों? क्यों करेक्ट नहीं है ये? करेक्ट इसलिए नहीं कि 2 मोल बने और बनना चाहिए 1 मोल। बनना क्या चाहिए? 1 मोल बनना चाहिए। तो इसका मतलब है हाफ मोल नाइट्रोजन का, 3/2 मोल हाइड्रोजन के, अमोनिया का 1 मोल बन रहा है, ये करेक्ट है। और इसकी वैल्यू है -41 पॉइंट समथिंग, आप पता नहीं वैल्यू कितनी है, 9 है या कितनी है किलो जूल पर मोल। ये सही है, मतलब 1 मोल बनना चाहिए। कंपाउंड का 1 मोल बने, मगर बने उसके एलिमेंट से। अगर इस तरह है सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, सोडियम क्लोराइड बन गया सॉलिड, इसको भी इसी डेफिनेशन के मुताबिक नहीं होगा, इसको हम कहते हैं लेट सिनर्जी। मगर ये आयन से बना है, कंपाउंड बना है आयन से। और जबकि बोला क्या गया है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फार्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, एलिमेंट से बने। अच्छा इसका सही कौन सा होगा फिर? ये होगा सोडियम सॉलिड प्लस हाफ मोल क्लोरीन गैस का, और सोडियम क्लोराइड सॉलिड बन रहा है, ये करेक्ट है। डेल्टा एच के लिए नेगेटिव होगी, मगर ये इक्वेशन करेक्ट है। क्यों भाई? सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता है नॉर्मली, क्लोरीन गैस वाले फॉर्म में होता है। आधा मोल क्लोरीन गैस का लेंगे तो 1 मोल NaCl का बन जाएगा सॉलिड का, NaCl भी सॉलिड। तो आप देखो ये कि जो एलिमेंट और कंपाउंड स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर हो बेटा, एलिमेंट या कंपाउंड जिसे वो कंपाउंड आगे बन रहा है वो भी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर हो, तो जो हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी इसको हम कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, H2 गैस है ये, हाफ O2 गैस का वाटर का 1 मोल बन रहा है, ये करेक्ट है। और डेल्टा एच की जो वैल्यू है इसकी वो मेटा -286 किलो जूल पर होती है। अब मैं बता दूं, ये बुक वाले 285.8 लिख देते हैं, 285 पॉइंट, मगर राउंड ऑफ करके हम 286 भी लिख देते हैं। सिंधी की बुक में 286 लिखी हुई है। तो हीट ऑफ फॉर्म में ये चीजें बेटा ध्यान में रखो, ये चीजें पूछी जाती है वहां पे, मतलब वो कंसेप्ट देखते हैं कि बच्चे का कंसेप्ट है या नहीं है। तो इस चीज को आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा कि कंपाउंड का 1 मोल बने और बने भी उसके एलिमेंट से, और वो एलिमेंट भी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर होने चाहिए। अच्छा अगर ये है, आपको ये दिया जाता है कार्बन गैस में है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, तो ये भी रॉन्ग है। ये भी क्या है बेटा? रॉन्ग है। क्यों? कार्बन नॉर्मली तो सॉलिड फॉर्म में हमें मिलता है, कार्बन नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में मिलता है हमें। हाँ एक चीज और भी है, कार्बन के दो फॉर्म है, डायमंड ग्रेफाइट। तो नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो ग्रेफाइट यूज करते हैं बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम बनाते हैं वो कार्बन ग्रेफाइट से हम बनाते हैं नॉर्मली, कार्बन डायमंड को यूज नहीं करते।
उसके बनाने के लिए। तो देखो, कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 393.5 है, पता नहीं कितनी वैल्यू है इसकी, ये स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर है। मगर कार्बन डायमंड नहीं यूज करते हम यूज करते हैं कार्बन ग्रेफाइट कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। इसका मतलब है जो एलिमेंट नॉर्मली हम यूज करते हो, नॉर्मल या नेचर के अंदर, वो स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर जो भी एलिमेंट मिल रहा है, अगर सोडियम सॉलिड फॉर्म में ले रहा है तो सोडियम सॉलिड हम लेंगे, और क्लोरीन हमें मॉलिक्यूल फॉर्म में मिल रहा है तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेंगे, पहले मॉलिक्यूल का आधा मोल लेना पड़ेगा, मगर क्लोरीन एटम फॉर्म में नहीं लेंगे हम, वो गलत हो जाएगा। इससे नहीं लिख सकते कि सोडियम और प्लस क्लोरीन एटम सोडियम क्लोराइड बन गया, ये गलत है, ये बेटा रॉन्ग है। पहले सोडियम सॉलिड में हो, क्लोरीन गैस हो, मगर एटॉमिक फॉर्म में क्लोरीन, क्लोरीन होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अच्छा, अब आते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। जिसको डेल्टा एच 80 भी बोल देते हैं। एटमाइजेशन का मतलब है मॉलिक्यूल को एटम में डिसोसिएट करना, बेटा मॉलिक्यूल को एटम में डिसोसिएट करना, जाहिर है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, इसको एटम में डिसोसिएट करेंगे, मगर एटम का एक मोल बने, एटम का क्या बने, एक मोल बने, ठीक है। तो जो हीट एब्जॉर्ब होगी इसको हम कहेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन। तो ये है अमाउंट ऑफ इन अमाउंट ऑफ हीट, जहां पे मैं एब्जॉर्ब क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एब्जॉर्ब ही होती है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। बेटा जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, मे बी हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इंडो एंड एक्सो, बोथ, दोनों है। हीट ऑफ फॉर्मेशन एंडोथर्मिक भी है। अब कार्बन डाइसल्फाइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन एंडोथर्मिक होती है। बेटा कार्बन डाइसल्फाइड की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो एंडोथर्मिक है। देखो, कार्बन सॉलिड, सल्फर भी सॉलिड में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में बन जाता है, और डेल्टा एच की वैल्यू इसकी प्लस की है। तो एंडोथर्मिक भी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन एंडोथर्मिक भी है, एक्सोथर्मिक भी है। H2 प्लस I2 2HI एंडोथर्मिक चेंज है, मगर हीट ऑफ एटमाइजेशन हमेशा हमेशा एंडोथर्मिक होगी। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन वन मोल of gaseous atom, one mole of gaseous atom is formed from its elements, from element, गैसेस एटम का एक मोल बनेगा उसके एलिमेंट से। इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, ये हमेशा क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। अब देखो, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसका हमने आधा मोल लिया, क्लोरीन मॉलिक्यूल का हमने हाफ मोल लिया, तो क्लोरीन का एटम बन गया। देखो, एटॉमिक फॉर्म में क्लोरीन का एक मोल बना है। देखो,
अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ गैसेस एटम, 1 मोल गैसेस एटम का बना, उसके एलिमेंट से बना, क्लोरीन तो एलिमेंट है ना बेटा, ये उसी से 1 मोल बना, इसका मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल का आधे मोल को तोड़कर हम बना लेंगे, और डेल्टा एच की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी, 242 का हाफ, 242 का हाफ क्या हो जाएगा, 121, और ये वैल्यू प्लस की होगी बेटा, ये वैल्यू किसकी होगी, प्लस की होगी। इसे हाइड्रोजन गैस का हाफ मोल लेंगे बेटा, हाइड्रोजन गैस का भी हम हाफ मोल लेंगे, हाफ मोल को किस में तब्दील करेंगे, एटम के अंदर, और इसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी 436 है, इसकी वैल्यू 436 का आप आधा कर दें 218, ये भी वैल्यू प्लस की होगी, माइनस की नहीं होगी, शायद बुक में मैंने देखा था वो माइनस की वैल्यू लिखी हुई है, माइनस की नहीं होगी बेटा, प्लस की होगी, क्योंकि बांड को तोड़ा गया है, बांड को ब्रेक किया गया है, मॉलिक्यूल को डिसोसिएट किया गया एटम्स के अंदर। अच्छा, अगर आयोडीन को आप देखते हैं तो आयोडीन गैस वाले फॉर्म में नहीं मिलता, नॉर्मली हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। और इसकी वैल्यू भी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, पता नहीं कितनी होगी इसकी वैल्यू, चेंज भाई वो मॉलिक्यूल की जो होगी उसको आप हाफ करना, जो आयोडीन के मॉलिक्यूल की वैल्यू है ना, इसकी बॉन्ड एनर्जी को, उसको आप हाफ कर देना। देखो बेटा, ये बॉन्ड एनर्जीज है ना मॉलिक्यूल की, उसको हमने हाफ कर दिया है। ये ओके जा, यस जा, सेव ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बेटा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा एच एन। अच्छा देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो आपको पता ही है कि एसिड और बेस मिलकर साल्ट और वाटर बनाते हैं, एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर, तो रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। है अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, बेटा ये रिलीज क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक होता है हमेशा, जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है एलवेज एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट मैंने इसलिए रिलीज लिख दिया, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन
when 1 mole of HIne from acid and 1 mole of OHine from base, 1 मोल HIne का एसिड का और 1 मोल किसका OHine फ्रॉम बेस कंबाइन टू फॉर्म वाटर। कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, ये वाटर बनाएंगे। इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, एचाइंस और ओएचाइंस, ये एक्चुअली एनर्जी एचाइंस और ओएचाइंस की है बेटा। ये जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेटा वो एनर्जी किसकी है, एचाइंस और ओएचाइंस की एनर्जी है। तो एचाइंस एसिड के और ओएचाइन कहां से आए, बेस से, बन गया वाटर लिक्विड में, और इसकी एनर्जी रिलीज हुई है -57 है, शायद 58 भी लिखते हैं, 57 भी इसकी वैल्यू लिखी हुई है बुक्स में। 57.4। तो बेटा एच एसिड के, ओ एच कहां से आए, बेस से, मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो एक्चुअली ये वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन है फ्रॉम आइंस। ये वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन है फ्रॉम आइंस, आइन से एच एंड ओ एच आइन। तो है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन मगर आइन से बेटा, इसको फिर इसका नाम दिया गया, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया गया। एच एन एसिड के और ओ एच एन कहां से, बेस के, ये मिलकर साल्ट वाटर बनाते हैं। तो एक्चुअली ये साल्ट जो बनता है उसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी, साल्ट जो बनता है, क्योंकि साल्ट तो अलग अलग होगा। देखो एसिड प्लस बेस, बेटा ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड उसको कहते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो आयोनाइज होता है कंप्लीटली, और स्ट्रॉन्ग बेस वो होती है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए। ठीक है, यहां से एच एन से निकलेंगे, इधर से निकलेंगे ओ एच एन, ये बनाएंगे वाटर। तो एनर्जी इसकी वजह से रिलीज हुई है। डेल्टा की वैल्यू जो -57.4 किलो जूल है, ये किसकी है, ये वाटर बनने की हीट है, जो वाटर प्रोड्यूस हो उसकी हीट है। बाकी साल्ट जो बनेगा आगे NaCl, ये अलग अलग होगा। ये वैसे भी अलग अलग होंगे बेटा, एक सिचुएशन में सोडियम आयन और क्लोराइड क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये इनकी हीट नहीं है, ये इसकी हीट है, वाटर जो बना उसकी हीट है। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है बेटा वाटर बनने की हीट है, और वाटर कहां से बना, आयन से। देखो डेफिनेशन में यही है कि एच आयंस और ओ एच मिलकर वाटर बनाते हैं, और जो हीट रिलीज करते हैं उसको हम कहते हैं हीटर। अगर ये आपको दिया जाए और पूछा जाए कि इस हीट को हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एच आयंस और ओ एच मिलकर वाटर बना लें और उस हीट को हम कहेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन।
when strong acid combine with a strong base, energy released is minus 57.4 किलोजूल। स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी हो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी हो, एनर्जी सेम रिलीज होगी। क्यों सेम रिलीज होगी? क्योंकि वो एच आयन और ओ एच आयन की एनर्जी है बेटा। एच आयन्स और ओ एच आयन की एनर्जी है, तो इसका मतलब एसिड कोई भी हो, बेस कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी सेम रिलीज होगी। मगर वीक एसिड और वीक बेस जो होते हैं जब मिलते हैं तो एनर्जी कम रिलीज होती है। ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन वीक एसिड कंबाइन विथ वीक बेस। जब वीक एसिड वीक बेस के साथ मिलेगा तो कम एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका मतलब है अगर सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है और साथ में नाइट्रिक एसिड है, तो बेटा हीट सेम रिलीज होगी। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलेगा, तो एक्चुअली वो हीट जो होगी वो एच आयन्स और ओ एच आयन की एनर्जी है वो बराबर होगी। अच्छा, उसके बाद है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। बेटा एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, जिसको डेल्टा एच सी लिख देते हैं, सी से मृद कंबस्शन। बेटा डेल्टा एच और नीचे क्या लिखा होगा? सी से मृद कंबस्शन। तो ये भी एक्सोथर्मिक है, ये भी, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, ये बेटा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बर्न्ड विथ एक्सेस ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2 H2O। इन स्टैंडर्ड स्टेट, किसके अंदर बेटा? स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो अब देखो मीथेन है, ठीक है, मीथेन है। मीथेन का देखो 1 मोल लिया, मीथेन का हमने 1 मोल लिया है, उसको जलाएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। मतलब जो कंपाउंड जलेगा उसका 1 मोल होगा, बाकी ऑक्सीजन के भले 3-4 मोल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस कंपाउंड के हम कंबस्शन कर रहे हैं उसका 1 मोल। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का 1 मोल हो बस, जिसकी हम कंबस्शन कर रहे हैं उसका 1 मोल हो। बाकी प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा मोल बन सकते हैं या वाटर के मोल ज्यादा बन सकते हैं। अच्छा, आगे क्या बनेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल बनेगा
और वाटर के 2 मोल बनेंगे। और इस हीट को हम कहेंगे हीट ऑफ कंबशन। 890.78 है, ये कितनी वैल्यू है इसकी, किलो जूल पर मोल। बेटा ये हीट ऑफ कंबशन है, इसको हम कहेंगे हीट ऑफ कंबशन। ये कंबशन की हीट है, किसकी, मीथेन की। ऐसे बेंजीन है C6H6, तो आप बेंजीन के नीचे गैस नहीं लिखोगे, बेंजीन लिक्विड होता है। बेटा जो कंपाउंड है उसकी स्टैंडर्ड स्टेट लिखनी पड़ेगी आपको कि कौन सी स्टेट के अंदर है वो। तो बेंजीन किस फॉर्म में मिलता है हमें, लिक्विड फॉर्म में। 15/2 O2 मोल ऑक्सीजन के, तो 6 मोल बनेंगे CO2 के, और 3 मोल बनेंगे वाटर के, और इसकी जितनी भी वैल्यू हो, शायद ये 3200 तक वैल्यू है इसकी, एक्यूरेट का पता नहीं, मगर आपको पूछी नहीं जाएगी वैल्यू। वैल्यू नेगेटिव की साइन पूछी जाएगी, तो इसकी साइन नेगेटिव की है। बेटा जो साइन है इसकी नेगेटिव है। अब लिख दो नेगेटिव फिगर में है बस। और यूनिट्स का किलो जूल पर मोल होगा। तो इस हीट को हम कहेंगे हीट ऑफ कंबशन। कंबशन से मुराद है एक कंपाउंड जलेगा ऑक्सीजन के साथ, कंपाउंड का 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल जलाए ऑक्सीजन के साथ, आगे क्या बना रहे, कार्बन वाटर। अगर रिएक्शन देकर आपसे पूछा जाए और जिसमें देखो इसकी कंबशन हो रही है, तो हम कह सकते हैं हीट ऑफ कंबशन है, ये हीट ऑफ कंबशन है। अच्छा इसमें बुक में दिया गया इथाइल अल्कोहल, तो ये लिक्विड फॉर्म में है। बेटा इथाइल अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में है, और प्लस 3 मोल ऑक्सीजन के, और बनाएगा 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, और 3 मोल मिलेंगे वाटर के। और डेल्टा एच के लिए नेगेटिव फिगर में है, एक्सोथर्मिक है, तो इस हीट को हम कहेंगे हीट ऑफ कंबशन। अच्छा उसके बाद है एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। बेटा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक भी है, एक्सोथर्मिक भी है। क्योंकि कुछ कंपाउंड को जब हम पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ कंपाउंड को पानी के अंदर डिजोल्व करने के बाद हीट रिलीज होती है, इसलिए इसके लिए एंडोथर्मिक भी है, एक्सो भी है। तो इसमें होगा अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज। अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज लिख रहा हूं मैं। चेंज दोनों तरह की हो सकती है बेटा, पॉजिटिव की भी होगी, नेगेटिव की होगी। चेंज एंडोथर्मिक की भी होगी, एक्सोथर्मिक भी होगी। तो ये अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल, ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस dissolve in solvent, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल किसका बेटा, कंपाउंड का होगा, सब्सटेंस का होगा, जिसको डिजोल्व करेंगे सॉल्वेंट के अंदर, उसका जो सॉल्वेंट होगा उसके अंदर डिजोल्व करते हैं, ठीक है। उसके अंदर इतना सॉल्वेंट डाल दो
कि फर्दर कोई हीट रिलीज ना हो या एब्जॉर्ब ना हो। इसका मतलब आप सॉल्वेंट डालते जाएंगे, ठीक है, हीट रिलीज हो रही है तो आप सॉल्वेंट डालते जाओ, इतना सॉल्वेंट ऐड कर दो कि फर्दर कोई चेंज ना आ जाए एनर्जी के अंदर। मतलब इतना डाइल्यूट कर दो उसको कि ज्यादा उसमें से हीट रिलीज ना हो या ज्यादा हीट उसमें एब्जॉर्ब ना हो। मतलब उतना उसके अंदर सॉल्वेंट डालना है। बेटा सॉल्वेंट की देखो उतना डालते रहें। अगर सपोज कहते हैं एक कंपाउंड हीट को रिलीज कर रहा है तो उसके अंदर सॉल्वेंट डालते जाओ, इतना सॉल्वेंट ऐड करो कि उसके अंदर बाद में हीट रिलीज होना क्या हो जाए, बंद हो जाए, या फर्दर हीट रिलीज ना हो। उतना उसके अंदर सॉल्वेंट उसके अंदर उसको डाइल्यूट करना है, उतना उसके अंदर उसकी डाइल्यूशन करनी है, ठीक है। इतना सॉल्वेंट डालें, नो फर्दर सॉल्वेंट दैट नो फर्दर डाइल्यूशन, जो फर्दर डाइल्यूशन है मतलब फर्दर उसके अंदर सॉल्वेंट डालना, रिजल्ट्स नो नेट चेंज, के फर्दर डाइल्यूशन से कोई कोई तब्दीली नहीं आ रही है। हीट चेंज मतलब ये कि आप एक कंपाउंड इसको पानी में डिजॉल्व करें, उतना उसके अंदर पानी डालें, उतना उसको डाइल्यूट कर दें ताकि उसके अंदर मजीद हीट जो है वो रिलीज ना हो, इतने पानी डालते जाएं। जब तक हीट रिलीज हो रही है तब तक उसके अंदर पानी डालते रहना है या सॉल्वेंट उसके अंदर ऐड करते रहना है, ठीक है, ताकि फर्दर उसके अंदर चेंज ना आ जाए। तो उसको हम कहते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक भी है, एक्सोथर्मिक भी है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ अमोनियम क्लोराइड, किसकी बेटा, अमोनियम क्लोराइड की, NH4Cl की, इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक होगी एंड वेसल्स बिकम्स कूल। वेसल क्या हो जाएगी, जो रिएक्शन फ्लास्क होगी वो कूल हो जाएगी, जिस वेसल के अंदर उसको रखा है अपने वो कूल हो जाएगी। एंड देन सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग। उसके बाद क्या करेगा, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से। बेटा जो सिस्टम होगा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, उसके बाद रूम टेम्परेचर पे आएगा। सिस्टम बाद में रूम टेम्परेचर पे आ जाता है एंड फाइनली टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज। क्योंकि इंडोथर्मिक रिएक्शन में बेटा फाइनली सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है। तो अब देखो अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl सॉलिड, वाटर के अंदर इसको डिजोल्व करते हैं हम, अमोनियम आयन बनेंगे एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर, क्लोराइड आयन बनेंगे एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर, और जो डेल्टा H सॉल्यूशन होगा उसकी वैल्यू होगी 16.2। ये ध्यान में रखना, पूछा जाएगा इसके बारे में। मैं बता देता हूं कि अमोनियम क्लोराइड की जो सॉल्यूशन है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। बेटा अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अच्छा उसके बाद है
एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एक्सोथर्मिक। जो एंथैल्पी चेंज है बेटा सोडियम कार्बोनेट की है Na2CO3 की, देखो वो एक्सोथर्मिक है। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। रिएक्शन वेसल बिकम्स हॉट। जो रिएक्शन फ्लास्क होगी वो हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। देन सिस्टम उसके बाद सिस्टम क्या करेगा? रिलीज एनर्जी, रिलीज करेगा हीट टू सराउंडिंग। किधर हीट जाएगी? सराउंडिंग। एंड फाइनली टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीज। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा इसके नतीजे में। तो एक्सोथर्मिक के नतीजे में सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब भी होता है सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो Na2CO3 सॉलिड में है, वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, सोडियम आयंस बनेंगे, वो भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। जो कार्बोनेट आयन बनेंगे वो भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। और डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो बेटा नेगेटिव फिगर में होगी, -25.0 किलो जूल पर मोल। तो इस हीट को हम क्या कहेंगे? हीट ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेटा हीट ऑफ सब्लिमेशन, देखो इसके अंदर है नहीं, मैं आपको बता देता हूं। अब हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन का मतलब होता है amount of heat required to change solid 1 mole of solid into gas, डायरेक्टली गैस। 1 मोल सॉलिड का जो होगा वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा। तो यह है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब when 1 mole of solid substance direct converted to gas। जो 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस का हो डायरेक्ट गैस में चला जाए तो उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन इज एंडोथर्मिक। बेटा हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या है? एंडोथर्मिक है। तो अब देखो I2 सॉलिड में है, इसकी सब्लिमेशन करेंगे तो I2 गैस बन जाएगा।
ये पॉजिटिव में होगा। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा सॉलिड में है, जिसको कहते हैं ड्राई आइस। या नेफ्थलीन है बेटा, नेफ्थलीन के अंदर भी यही होता है, नेफ्थलीन के अंदर भी यही है। और नेफ्थलीन का फार्मूला होता है C10H8। नेफ्थलीन। हीट देंगे इसको तो बनेगा C10H8, मगर किस फॉर्म में बनेगा? गैस वाले फॉर्म में। और डेल्टा एच के लिए क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इसको हम कहते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन, मतलब सॉलिड डायरेक्ट गैस में चला जाए, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। अच्छा, उसके बाद है हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड। जब 1 मोल सॉलिड का किस में चेंज हो जाए? लिक्विड में। तो उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। बेटा उस हीट को क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फ्यूजन। और हीट ऑफ फ्यूजन इज एंडोथर्मिक। या इसको मेल्टिंग भी बोलते हैं। ये क्या होगी? एंडोथर्मिक होगी। सॉलिड में है, आइस है, और ये इसको बेटा कन्वर्ट कर दिया लिक्विड वाटर के अंदर। देखो आइस है जिसको कन्वर्ट किया हमने लिक्विड वाटर के अंदर, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। हीट ऑफ फ्यूजन पॉजिटिव फिगर में होगी। ज़ाहिर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे। अगर कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसको मतलब हीट जो हो जाते हैं उसको हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। सॉलिड को लिक्विड में तब्दील करना। अच्छा, अब आते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बेटा हीट ऑफ वेपोराइजेशन तो ये है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ लिक्विड। ठीक है, 1 मोल ऑफ लिक्विड सब्सटेंस टू गैस टू वेपर्स। अगर 1 मोल लिक्विड को आप वेपर्स में तब्दील कर देते हैं तो जो हीट होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब देखो H2O बेटा लिक्विड में है, इसको किस में तब्दील करेंगे? गैस के अंदर।
तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक होगी। ये बेटा एंडोथर्मिक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, उसके बाद है हीट ऑफ डिपोजिशन। अच्छा, ये सब्लिमेशन के अपोज है। ये सब्लिमेशन के अपोज होगा। हम्म? ठीक है बेटा, हीट ऑफ डिपोजिशन का मतलब है ये अपोजिशन है सब्लिमेशन का। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। देखो बेटा, 1 मोल जो गैसियस सब्सटेंस का हो वो डायरेक्ट सॉलिड में तब्दील हो जाए। तो जब गैस सॉलिड में जाएगी तो जाहिर हीट रिलीज करेगी, तो उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ डिपोजिशन। तो अब देखो ये I2 गैस वाले फॉर्म में है, ठीक है। जब इसको आप कूल करेंगे, इसकी कूलिंग करेंगे, तो क्या बन जाएगा, I2 सॉलिड बन जाएगा। और जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो नेगेटिव फिगर में होगी, वो बेटा नेगेटिव फिगर में होती है, ठीक है। तो अभी मुझे तो लेना थी क्लास, अभी भी कुछ टॉपिक रहते हैं, अगर आप थक गए हैं। हालांकि इतने मैंने पेज ही नहीं पढ़ाए इतने ज्यादा, ठीक है, बस बाकी कल देख लेंगे।